हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम में जितने भी बच्चे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 16 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा हिंदी आप लोगों का खत्म करने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों का पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी के सारे टॉपिक पढ़ाए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका हिंदी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी हिंदी में 95% जरूर लाओगे 100 में, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया। आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर नहीं आना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सारे टॉपिक्स आपको समझ कर जाना है। हिंदी में आप लोगों को पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स जरूर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके हिंदी के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपकी हिंदी के लिए हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन है? सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो हमारा भूले बिसरे चित्र है ये उपन्यास विधा पर है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो एक एक पॉइंट को समझना, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। तो ऑप्शन नंबर का है प्रेमचंद्र, खा है भगवती चरण वर्मा, गा है यशपाल एंड घा है वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, अब आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर खा वाला जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो आप लोग ऑप्शन नंबर खा लगाना, यानी कि आपका भगवती चरण वर्मा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि शुक्ल युग की कलावधि है, जो शुक्ल युग है उसकी कलावधि कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, खा है 1900 से 1920 तक, गा है 1919 से 1938 तक एंड घा है 1938 से 1947 तक। तो बच्चों जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग की कलावधि कब से कब तक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो ये है 1919 से 1938 तक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार तो वो है बच्चों बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय जो है वो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि छायोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम, जो छायोत्तर युग है उसके प्रमुख कवि का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है डॉक्टर नागेंद्र, गा है आपका रामचंद्र शुक्ल, गा है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यह बताना है कि छायोत्तर युग के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है? छायोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताना है। ठीक है, तो बच्चों छायोत्तर युग के प्रमुख कवि जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन नंबर का जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र जो है वो किस विधा की रचना है आपको बताना है। जीवनी विधा, खावाला उपन्यास विधा, नाटक विधा, निबंध विधा। त्यागपत्र बताना है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो त्यागपत्र जो है बच्चों वो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। ऑप्शन नंबर खा जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि जो त्यागपत्र है वो हमारा उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर के जो रचनाकार हैं वो है विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है कि जो विष्णु प्रभाकर हैं वो अर्धनारीश्वर के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन है जो शुक्ल युग का नाटककार है? शुक्ल युग के नाटककार कौन है बच्चों? 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट से आप लोग देख लो और आप लोगों को पता भी होगा। हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर विष्णु प्रभाकर या धर्मवीर भारती। भैया आपको यह बताना है कि जो शुक्ल युग है उसके नाटककार कौन है? तो वो है हरिकृष्ण प्रेमी जी। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आए तो छाप कर आना। ठीक है, छोड़कर नहीं आना एक भी क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी में आपका सपना है 95%, क्योंकि हिंदी में आप इतना कर सकते हो, काफी आसान
आसान सब्जेक्ट है और सारे सब्जेक्ट में आप कर सकते हो अगर आप लोग हमारे साथ पूरी तैयारी करोगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, गोदान जो है ये किस युग की उपन्यास है? जो गोदान है वो किस युग का उपन्यास है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है शुक्ल युग एंड खा शुक्लोत्तर युग, या गा है हमारा दुर्वेदी युग एंड घा है आधुनिक युग। ठीक है, तो जो गोदान है वो किस युग का उपन्यास है? गोदान आपको बताना है। तो बच्चों जो गोदान है वो हमारा शुक्ल युग का उपन्यास है। किस युग का? शुक्ल युग का उपन्यास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को समझ में आ गया, जो गोदान है वो हमारा शुक्ल युग का उपन्यास है। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ज्ञानेंद्र कुमार। तो बच्चों अथाह सागर के लेखक कौन है? अथाह सागर क्वेश्चन नंबर 9 में, तो अथाह सागर के लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती जी। ठीक है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर का है मोहन नाकेश, खा है प्रेमघन, या फिर हमारा गुलाब राय या रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो है मोहन राकेश। सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आपने ये सारा याद कर लिया तो आप पेपर में ये सब लिखकर आना, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी में से ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, या मुंशी प्रेमचंद, या राम कुमार वर्मा, या फिर मैथिली शरणगुप्त। तो कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है? तो बच्चों कीर्ति जो कंकाल है उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये वे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए ये क्वेश्चंस आप लोगों को फटाफट से बता दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है, किसकी रचना है? मेरा परिवार जो है वो रेखा चित्र विधा पर आधारित है। अगर आपको ऐसा कहे तो विधाएं भी याद कर लेना क्योंकि ऐसे में विधा भी पूछ सकता है भाई मेरा परिवार किस विधा की रचना है, और अगर आपको याद है रेखा चित्र विधा तो फिर क्या दिक्कत है। ऑप्शन नंबर का है प्रेमचंद्र, खा है लल्लूलाल, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर रामकुमार शर्मा। तो बच्चा जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका हमारा राइट आंसर होगा मेरा परिवार जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सा है? जो बाबू गुलाब राय हैं, बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सा है? मेरा जीवन प्रवाह, या मन की बातें, या मेरी असफलताएं, या नई पौध। बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आपको बताना है बाबू गुलाब राय। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय द्वारा जो रचित हमारा आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। क्या है? मेरी असफलताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ग जो है वो बिल्कुल सही है कि बाबू गुलाब राय द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो मेरी असफलताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सरस्वती पत्रिका का संपादक महादेवी वर्मा थी? नहीं। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की कृति है, या रामविलास शर्मा जो है वो कवि के रूप में प्रसिद्ध है, या माला आंचल जो है कहानी विधा पर है। तो बच्चों इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ज्यादा फेमस है। और क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो हमारा आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। नाटक विधा का लेखक बद्री नारायण प्रेमघन, श्रीनिवास दास, ज्ञानेंद्र कुमार, कृष्ण सोबती। तो बच्चों जो नाटक विधा के इन चारों में से लेखक कौन है? नाटक विधा जो नाटक करते हैं तो वो हमारे हैं बद्री नारायण प्रेमघन। कौन है? बद्री नारायण प्रेमघन। का वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि आपके जो नाटक विधा के लेखक हैं वो है बद्री नारायण प्रेमघन। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि निम्न में से रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? जो रीतिकाल है, रीतिकाल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर का है श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, का और खा दोनों, देश प्रेम की भावना। बच्चों रीतिकाल की बताना है, रीतिकाल। ठीक है, तो रीतिकाल की कौन कौन सी विशेषताएं? बच्चों इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता दी जाती थी बहुत ज्यादा, और इसमें काव्य कला पक्ष की प्रधानता, यानी कि हमारा ये दोनों सही है। तो इसमें आपका गा वाला ऑप्शन सही है बच्चों। ये ध्यान रखना कि अगर का और खा सही है तो आप लोगों को का और खा नहीं टिक लगाना है।
ऑप्शन का और खा, कोई विकल्प जरूर रहा होगा कि विकल्प का और खा दोनों, और अक्सर इस टाइप के विकल्प सही ही होते हैं, क्योंकि इसको ऐसे ही मुझे पता है, हर एक विकल्प में मैंने देखा है। ठीक है, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास या आचार्य हजारी प्रसाद या फिर हमारे आचार्य देव या भिखारी दास। तो बच्चों रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? हर एक स्टूडेंट को पता होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर है आचार्य केशवदास। कौन है? आचार्य केशवदास जो है वो रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो बता दो भाई, अभी आपके पास समय है, मैं आप लोगों को सारी हिंदी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अगला देखो, केशवदास जी की रचना है, केशवदास जी की रचना कौन है? रामचंद्रिका, भक्तमाल, सुदामा चरित या फिर प्रेम वाटिका। तो केशवदास जी की जो रचना है वो है कौन सी? केशवदास जी की रचना रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका जो है वो केशवदास जी की रचना। यही देखो क्वेश्चन उल्टा कर दिया गया, यहां आपका देखो रामचंद्रिका रसिक प्रिया किसकी रचना है और यहां रामचंद्रिका कर दिया गया, और ये किसका है? केशवदास जी की रचना रामचंद्रिका है। थोड़ा सा इसमें रसिक प्रिया था रचना इनकी और इसमें रामचंद्रिका रचना है। ठीक है, थोड़े थोड़े पॉइंट को समझते रहना। छत्रसाल के रचनाकार हैं, छत्रसाल के रचनाकार कौन है? बिहारी या जगनिक या नरोत्तम दास या भूषण। छत्रसाल के रचनाकार कौन है बच्चों? छत्रसाल के रचनाकार हैं भूषण जी। कौन है? भूषण। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखो 20 नंबर क्वेश्चन कि रीति मुक्त काव्य विधारा के दो कवियों का नाम। रीति मुक्त काव्य विधारा के दो कवियों के नाम, घनानंद या फिर बोधा ठाकुर या का और खा दोनों या फिर सारंगधर। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 का है वो घनानंद भी हैं और बोधा ठाकुर भी हैं, तो का और खा दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको समझ में आ गया, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो फिर आप लोग इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक काल के अन्य नाम है। आधुनिक काल का अन्य नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? ठीक है, पुनर्जागरण काल, नवीन विकास काल, गद्य काल या ये सभी। तो देखो आधुनिक काल का एक नया नाम है सारा, पुनर्जागरण काल भी कह सकते हो, नवीन विकास काल भी कह सकते हो, गद्य काल भी कह सकते हो, यानी कि हमारा ये सभी है। ठीक है, ये सभी ऑप्शन सही है। अगला है दुर्वेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। दुर्वेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 22। मैथिली शरणगुप्त, नरिपति नल्ला, तुलसीदास, कबीरदास। आपको यह बताना है कि दुर्वेदी युग के प्रमुख या प्रसिद्ध कवि कौन है। तो जो दुर्वेदी युग है, दुर्वेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं मैथिली शरणगुप्त। कौन है? मैथिली शरणगुप्त। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम किस विधा की रचना है? कविता संग्रह, निबंध विधा, नाटक विधा, महाकाव्य। तो बच्चों जो कुमकुम है वो है बच्चों कविता संग्रह विधा की रचना। किस विधा की रचना है? कविता संग्रह विधा की रचना। याद रखना, आपका क्वेश्चन नंबर 23 है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखो कि छायावाद के अस्थायी कवि कौन है? अस्थायी कवि। ठीक है, नहीं आस्थावादी, आस्थावादी। देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध या हरिवंश राय बच्चन, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेयी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। फटाफट से आप लोग बता दो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है और अगर आपको नहीं याद है तो अभी याद कर लो कि जो हमारे आस्थावादी कवि हैं वो हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी, याद कर लो जल्दी से। ठीक है, अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, साहिबा अज्ञेय यानी कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। देखो यहाँ सा से सचिदानंद ही से हीरानंद वासे वत्स्यन आस अज्ञेय। गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेयी, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो बच्चों जो तीसरा सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ? 1951 में, 1959 में, 1943 में या 1979 में। तो जो तीसरा सप्तक है वो 1959 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1959 ईस्वी में। ठीक है, 1959 ईस्वी में। अगला है 27 नंबर, कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं। कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, मलिक मोहम्मद जायसी, श्रीधर पाठक या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
तो बच्चों कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है? तो ये है श्रीधर पाठक जी। कौन है? श्रीधर पाठक। ठीक है, गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, +1 के रचनाकार हैं। +1 के रचनाकार कौन है? भूषण, नरेंद्र शर्मा, श्रीधर पाठक या मीराबाई। +1 के रचनाकार कौन है क्वेश्चन नंबर 28 में? तो जो +1 है उसके रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। कौन है? नरेंद्र शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्नलिखित में से छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद युग के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, दादू दयाल कुतुबन। आपको छायावाद युग के कवि का नाम बताना है, तो वो है बच्चों सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? बौद्धिकता की प्रधानता, अतिथ्यवादी दृष्टिकोण, छंद योजना में नवीनता, सामाजिक असमानता। तो बच्चों जो नई कविता के प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो वो है बौद्धिकता की प्रधानता। ठीक है, इसमें मैंने गद्य और पद्य के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं और इसके व्याकरण का अलग सा वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, व्याकरण के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूं जो आप लोगों के और आते हैं। ठीक है, व्याकरण का आप लोगों का अलग से वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये मैं आप लोगों को व्याकरण का एक और वीडियो बना दूंगा, फिर आपका सारा खत्म हो जाएगा। 20 नंबर जो ऑब्जेक्टिव का आता है एमसीक्यू वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को, आप लोग अपना बुक निकाल लो और जो भी गाइड है बुक वगैरह है वो निकाल लो। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को टिक लगाना है अपने बुक में। इसको मैं पढ़ा दूंगा अभी, मैं जस्ट इसके बाद ही इन सब की वीडियो आने वाली है, लेकिन अभी आप लोग बुक निकाल लो या गाइड निकाल लो और जो जो मैं गद्यांश पद्यांश बता रहा हूं उस पर फटाफट से टिक लगा लो। ठीक है, 6 नंबर आपका फिक्स होने वाला है जो जो मैं आपको गद्यांश बता रहा हूं, और जो पद्यांश बताऊंगा अगर उसे याद कर लोगे 6 नंबर यहां से फिक्स हो जाएगा। 12 नंबर कोई काट नहीं सकता, अगर एग्जामिनर आए ना तो वो भी नहीं काट सकता, अगर जो जो मैं बताता हूं वो कंप्लीट कर लोगे तो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगला देखो, यहां मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, तो पहला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। देखो, विश्वास पात्र मित्र जीवन फिर ... पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के पहले चैप्टर, ठीक है, मित्रता जो आप लोगों का चैप्टर है जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी, उसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक जो है रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, जो आप लोग तैयार कर लेना अभी फटाफट कि आप लोगों का जो मित्रता चैप्टर है उससे। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उससे जितना भी है मैं आपको बता देता हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ध्यान से समझ लो जितना मैं आपको बता रहा हूं। देखो, पहला उन्हीं का है, दूसरा जो है वो उच्च और महान कार्य, उच्च और महान कार्य वाला भी उन्हीं का है। ठीक है, उच्च और महान कार्य ... धोखा ना होगा। ठीक है, धोखा ना होगा, ये भी हमारा मित्रता चैप्टर से जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड सेकंड वाला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो जल्दी से अभी तैयार कर लो, और अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को इसके वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा तैयार करने का, जो जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, आप लोग भी हार्ड वर्क करो और मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा जो चीजें आपको नहीं आती उसको। ठीक है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक यहां ... उठाती जाएगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुसंग का ज्वर है सबसे फिर ... उठाती जाएगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, पहले चैप्टर से ये 3 ऐसे गद्यांश हैं जो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में आने का। हर साल लगातार ये 3 में से कोई एक जरूर आता है, इसलिए मैं आपको ये 3 ऐसे गद्यांश पहले चैप्टर से बता दिया कि अगर आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये गद्यांश आप जरूर तैयार करना, अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, अगला है हे भगवान फिर ... अंधा बना रही है। बच्चों, ये है ममता चैप्टर से है। किस चैप्टर से है? ममता चैप्टर से। मैं आपको चैप्टर का नाम बता देता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो ढूंढने में। ठीक है, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो ये हमारा ममता चैप्टर से है। ये भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, ठीक है, भिन्न भिन्न धर्मों की ... देखने में आएगी, ये आप लोग ध्यान रखना। ये हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से जिसके लेखक आज आपके राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, ध्यान रखना जो जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर ये भी वही है, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में ... को नियंत्रित भी, ये भी उसी चैप्टर से है हमारा। ये और 7 लास्ट वाला है, पहले पहाड़ काटकर फिर पुलकित हो उठा ... पुलकित हो उठा, यह है भगवत शरण उपाध्याय जी की अजंता चैप्टर से। तो ये 7 ऐसे गद्यांश है जो अगर आपने फिक्स कर लिया, तैयार कर लिया, तो आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा।
7 गद्यांश तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से बैठकर एकाग्रता के साथ, ठीक है, माइंड एकदम बैलेंस करके पढ़ लोगे तो ये 7 गद्यांश 2 घंटे का काम है। आप विद्या क्वेश्चन बैंक उठाओ, टिक लगाओ जो जो मैंने बताया, और रफ उठाओ, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और फटाफट से सॉल्व करना शुरू कर दो। पाठ का नाम मैंने बता दिया, लेखक का नाम बता दिया, आपका संदर्भ कंप्लीट ही हो गया। अब आपको केवल व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है बस। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 7 ऐसे गद्यांश है जो आपके 6 नंबर फिक्स कर देंगे। तो आप लोग जल्दी से फटाफट से तैयार कर लेना, और अगर आपको किसी में दिक्कत है तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को इस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। कोशिश करूंगा कि सब पर वीडियो आए अलग से, लेकिन फिर भी अगर नहीं आ पाता तो फिर कुछ ऐसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको बता दूंगा। ठीक है, तो ये 7 मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, आप लोग तैयार कर लो। महत्वपूर्ण पद्यांश 6 नंबर फिक्स हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर उसको तैयार कर लिए। पहला, उद्धव मन न भय, फिर डॉट 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 और नहीं जगदीश। ठीक है, ये आप लोग फटाफट से तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले ही चैप्टर पद से है जिसके लेखक सूर्यदास जी हैं, इसको आप लोग तैयार कर लेना। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपके पद्यांश का ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा अगर हिंदी में भी आप 90% लाना चाहते हो तो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आपको अच्छा करना होगा। हिंदी में आप सरल सब्जेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कर सकते हो, अपना परसेंटेज बना सकते हो हिंदी में, क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा सरल सब्जेक्ट है। और अगर और सब्जेक्ट को देखा जाए तो उससे ये सरल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है सुनी सुंदर वैन, फिर डॉट 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 मंजूल कंजकली। ये हमारा आपका धनुष भंग वनपथ वाला चैप्टर है। ठीक है, वनपथ पर शीर्षक से, जिसके लेखक है तुलसीदास जी। ये भी उसी चैप्टर से है। शीश जटा उर्बाहु, फिर डॉट 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 सखी सांवरे को है रावणे को। ठीक है, ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। तो ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा अगर हिंदी में अच्छा मार्क्स लाना है। तो अभी से आप लोग पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका 2-3 दिन बाद बोर्ड एग्जाम भी है। तो अगर आपने पढ़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हिंदी में पूरा धुआं करके आओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे। बाद में आप कमेंट करोगे सर जो आपने बताया था वही आया है, क्योंकि मैं आप लोगों को वही चीजें बताता हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे पहले जितने भी बच्चे पेपर दिए हैं वो इसी सारी वीडियोज को, ऐसे वीडियोज मैंने दिया था कि वो देख लिए थे और फिर वो हिंदी में 95%, 90%, 92% ऐसे लाए हैं। क्योंकि वो चीज आपको लास्ट में मैं आप लोगों को अब बताता हूं। मैराथन वीडियोज और बहुत सारी वीडियोज दी जाती है। बढ़त बढ़त संपत्ति, फिर डॉट 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 समूल कमुलाए। ठीक है, ये भी आप लोग तैयार करना, आपका भक्ति नीति वाले से है। बुराई जो तज, फिर डॉट 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 लोग उत्पाद। ठीक है, ये भी आपको तैयार करना है। मतलब 5 पद्यांश तैयार करना है, 7 गद्यांश तैयार करना है, कुल मिला के 12 आपको तैयार करना है गद्यांश पद्यांश मिलाकर, और 12 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। सोच सकते हो इसी में से कोई एक आ जाएगा और आपका 12 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करेगा, आपने अच्छे से लिखा है तो 12 में 12 देकर जाएगा। अगर आपने अच्छे से संदर्भ लिखा है, प्रसंग लिखा है, व्याख्या लिखा है, क्वेश्चन का आंसर भी दिया है, अच्छे से अंडरलाइन किया है, हाईलाइटेड किया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी नहीं आती है तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वीडियो जरूर बना दूंगा आखिर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है। ठीक है, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आ जाओ बच्चों। संस्कृत का हम लोग सबसे पहले देखेंगे गद्यांश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, गद्यांश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश, सबसे पहले गद्यांश का देखेंगे फिर पद्यांश का। तो गद्यांश का हमारा पहला है वाराणसी सुविख्याता डॉट डॉट इमह बहुराजते बहु प्रसन्नते। तो ये हमारा पहले चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है वाराणसी चैप्टर से। ठीक है, वाराणसी सुविख्याता से। अगला है एम नगरी विविध धर्माणाम डॉट डॉट इदानी मापी परिलेष्टम। ठीक है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, जो कि आप लोगों का हिंदी से ही पहले चैप्टर से, वाराणसी चैप्टर से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप लोग जाओ और आप लोग पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये वे गद्यांश हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही। 100% वाले गद्यांश मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये मैं बता रहा हूं कि आप लोग इन सारे को पढ़ लो। बहुत सारे मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के टॉपर, सब कुछ लेकर ये बताया जा रहा है। ठीक है, एकदा बहवा जना, फिर डॉट 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 बहुर्ग्या चाह आस्ती। ठीक है, आसित। तो ये भी आपको तैयार करना है बच्चों। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा ये। ठीक है, तो ये आपका तीसरा है। चौथा है आमा स्वाभिकृता समय डॉट डॉट जानते चाह पंडिता। ठीक है, ये भी आप लोग जल्दी से तैयार
तैयार कर लो। 5 मैं आपको बता रहा हूं, 5 गद्यांश, ठीक है। अस्माकम संस्कृति सदा फिर डॉट डॉट आचार्य दृढ़ता चेती, तो ये 5 आप लोग गद्यांश तैयार कर लो। संस्कृत का गद्यांश है बच्चों, 5 संस्कृत का गद्यांश जो अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, 5 मार्क्स आपका फिक्स है। ये गद्यांश ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग संस्कृत का गद्यांश मैंने आपको बता दिया जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात आती है पद्यांश का, तो पद्यांश का भी मैंने 4 ऐसे पद्यांश लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी में से कोई एक आप श्लोक भी तैयार कर सकते हो भाई, ठीक है। देखो जैसे आप लोगों का सर्वे हंसुकना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्रानाथ पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भागा भवेत्, इसको आप लोग श्लोक के रूप में तैयार कर सकते हो, क्योंकि श्लोक के रूप में आप लोगों का आएगा ही बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई, तो फिर आपको एक तो लिखना ही पड़ेगा। तो आपको मैं 4 ऐसे पद्यांश बता देता हूं जो बोर्ड एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। पहला बंधनम मरणम अप जयो यप पराजय, ठीक है, और यहां फिर डॉट 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 वीर भावे ही वीरता, ठीक है, ये डॉट डॉट, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है। सर्वे भवन सुखना फिर डॉट 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 दुख भागा भवेते, ठीक है। मरणम मंगलम फिर डॉट 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 काशी केन मियते, फिर यहाँ किसिवत गुरुत्रम भूमि फिर डॉट डॉट बहुतरित रात, ये 4 आप लोग पद्यांश संस्कृत का तैयार कर लेना। मैं आप लोगों को दिखा दिया, टिक लगा लो, जो नहीं आता आप लोगों को पढ़ा दूंगा सारा, पहले आप लोग इस पर टिक लगा लो। और हाँ, मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे होंगे तो हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को नए नए गद्यांश पद्यांश, नए नए संस्कृत के गद्यांश पद्यांश बताता हूं, और आप लोग उन सारे को देखकर बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा है गद्यांश पद्यांश मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने तैयार कर लिया तो यहीं से आपके गद्यांश पद्यांश आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गद्यांश पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को आपका जीवन परिचय निबंध सब कुछ बता देता हूं, ठीक है। आपको जीवन परिचय कौन सा लिखना है, निबंध सारा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जीवन परिचय आप लोगों को बता दिया हूं, लेकिन फिर मैं आप लोगों को कॉपी में लिखकर बताता हूं कि आप लोगों को जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को सबसे पहले कवि और लेखक का जीवन परिचय, ठीक है, मैं आप लोगों को सूरदास जी और मैं आप लोगों को जो लेखक है उनका जीवन परिचय बताऊंगा, ठीक है। लेखक का जयशंकर प्रसाद जी का, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास जी का मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, देख लेना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेखक का जीवन परिचय बताता हूं, ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आएगा, तो आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल देना, फिर आप लोग जयशंकर प्रसाद जी का हेडिंग डाल देना, ठीक है। जीवन परिचय में आप लोग संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिखना। संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या होता है, इसका नाम लिख देना जयशंकर प्रसाद जी। जन्म कब हुआ, 1889 ईस्वी। जन्म स्थान काशी है। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद। रचनाएं हैं चंद्रगुप्त झंडा कामायनी। मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में। यह है बच्चों इनकी संक्षिप्त जीवन परिचय। हर एक अगर बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय आएगा ऐसे कॉलम बना देना और संक्षिप्त जीवन परिचय आप जरूर लिख देना, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर जाओ। बोर्ड एग्जाम में आपका एग्जामिनर एक भी नंबर, आधा नंबर ना काट पाए, क्योंकि ये आपका फ्लो चार्ट है जो कि बोर्ड एग्जाम ने खुद कहा है कि बना देना, ठीक है। तो जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। कहीं कहीं लिखा रहता है 1890 ईस्वी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1889 लिख कर आओ या 1890, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, डिसमिस मत होना। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, जो काशी के एक प्रतिष्ठित और धन्यष्ट व्यक्ति थे। इनके जो पिता का नाम था वो बाबू देवी प्रसाद था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, बाबू देवी प्रसाद, जो काशी के एक प्रतिष्ठित और धन्यष्ट व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर हुई, ठीक है। तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी, उर्दू, फारसी इन सब का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। साथ में ही इन्होंने वेद, पुराण, दर्शन इन सब का अच्छे से गहन अध्ययन किया, ठीक है। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु का पहाड़ टूट पड़ा। मृत्यु के बाद इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि देखो बड़े भाई, माता पिता सभी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात फिर क्या हुआ, दूसरी पत्नी और भाभी की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। इनका परिवार ऋण की बोझ से दब गया एंड इनको विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा। अंततः ये भी क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 14 नवंबर सन 1937 में केवल 48 वर्ष की उम्र में इस संसार से विदा हो गए। रचनाएं हैं इनकी चंद्रगुप्त, कामायनी, झरना और ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जीवन परिचय 5 जीवन परिचय तैयार करना है। पहला रामचंद्र शुक्ल का, ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में अगर 4 कराना है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दूसरा जयशंकर प्रसाद,
तीसरा, ये दोनों लेखक हैं, कौन है? लेखक। फिर आपको सूरदास का तैयार करना है। चौथा तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का। पांचवा महादेवी वर्मा का, किसका? महादेवी वर्मा का। अब मैं आप लोगों को दो पढ़ा ही देता हूं। देखो मैंने ऑलरेडी तुलसीदास जी का पढ़ा रखा है, सूरदास जी और जयशंकर प्रसाद जी का मैं इसी वीडियो में पढ़ा देता हूं। फिर बचेगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, इनका मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप सर्च करोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बाई श्रवण लेक्चरर तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो हो गया बच्चों आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना। 5 में से आपको पहले मैंने जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ा दिया। अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं सूरदास जी की। ठीक है, सूरदास जी प्रश्नोत्तर संख्या आपका कोई भी हो, मान लो प्रश्नोत्तर संख्या 6 है तो 6 डाल देना। ठीक है, आप लोग डाल के अंडरलाइन अच्छे से कर लेना, हेडिंग डाल देना सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी का जीवन परिचय लिखना है तो सूरदास जी हेडिंग डाल देना। फिर आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है, बगल में आप संक्षिप्त जीवन परिचय भी लिख सकते हो, लिख देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जन्म कब हुआ था वो लिख देना संक्षिप्त में, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु कब हुई, रचनाएं, बस हो गया संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक है, भक्तकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1778 ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहां हुआ था। पंडित रामदास जी के यहां हुआ था। ठीक है, पंडित रामदास संस्कृत ब्राह्मण थे और कुछ विद्वान जो है विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म मानते हैं। सीही नामक स्थान पर सूरदास जी का जन्म मानते हैं। ठीक है, मानते हैं। एंड अब क्या हुआ कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे। बात ये चली कि क्या सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। क्या सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं अंधे थे। ठीक है, विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, श्री कृष्ण जी का इतना सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है कि वैसा वर्णन कोई जन्मांध मतलब अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर वो देख नहीं सकता तो ऐसा वर्णन कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। इसलिए यह प्रतीत होता है कि वो संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। और सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए और उन्हें स्वचरित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया और वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर की कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे, मतलब विवाहित का मतलब उनकी विवाह हुआ था, शादी हुई थी। इससे पहले वे अपने परिवार के साथ रहते थे, मंदिर से पहले वो अपने परिवार के साथ रहते थे और वल्लभाचार्य जी के संपर्क से आने पर दीनता के पद गाया करते थे। इससे पहले दीनता मतलब गरीबीता का पद गाया करते थे। बाद में इन्होंने गुरु जी के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, पारसोली नामक स्थान पर। इनकी रचनाएं देख लो बच्चों, रचनाएं जितने भी हैं देखो मैंने लास्ट में लिख रखा है रचनाएं। देखो इनका सूर सागर रचना है, सूरावली है एंड साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं याद रखना। बस आपका जीवन परिचय खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा जयशंकर प्रसाद जी और सूरदास जी की जीवन परिचय। बस आपको ये दोनों मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को एक निबंध बता देता हूं जो आपका 9 नंबर फिक्स कराएगा बच्चों। 9 नंबर आप लोगों का ये निबंध जो है वो फिक्स कराएगा, 9 में 9 मार्क्स। अब अगर आप लोग भैया पढ़ना चाहते हो तो ये निबंध पढ़ लेना। मैं आप लोगों को बता रखा है कौन कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या जो अभी बता रहा हूं, दूसरा है विज्ञान वरदान है अभिशाप, तीसरा है आतंकवाद का कारण तथा निवारण, चौथा है बेरोजगारी की समस्या, 5वां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे 5 निबंध आप लोग तैयार करना। हम लोग देखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान का निबंध कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 11 डालना और हेडिंग डाल देना प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। दूसरे नंबर पे आए दूसरा डाल देना, तीसरे पर आए तीसरा डाल देना, पहले नंबर पे आए तो पहला डाल देना। ठीक है, बस। रूपरेखा प्रस्तावना मैं इसमें डिस्कस करूंगा। प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान, उपसंहार। सबसे पहले प्रस्तावना। आज का प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है आजकल। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है और यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। प्रदूषण का अर्थ संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है और जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ भी समझ में आ गया। अब अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, इसी में भी और भी है।
प्रदूषण के प्रकार देख लो। प्रदूषण के प्रकार, वातावरण के जो आजकल वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। वायु प्रदूषण, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है और आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है क्योंकि वायु जो है अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित है। जल प्रदूषण, जल भी आप लोगों का जल ही जीवन है और आजकल इतना तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, इससे भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी आज एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखाने के कारण ध्वनि में भी लगातार प्रदूषण हो रहा है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, परमाणु के विस्फोट से रेडियोधर्मी प्रदूषण संपूर्ण विश्व में मंडल में फैला जाता है और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, बस समस्या का समाधान, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ उपाय है और दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, लगाई जानी चाहिए। आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के विश्व के सामने प्रदूषण की एक नई समस्या पैदा कर दी है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करने का प्रयास करो, यही इस समस्या का समाधान है। उपसंहार, प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार जो है प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण का नियम लागू किया एंड वृक्ष को काटने पर कठोर नियम लगाए गए और सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया जाए। शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं। बस इतना सा आपको लिखना है प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण का निबंध, बस 3 पेज में कम से कम। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी के 70 में 70 नंबर पढ़ा दिया। ठीक है, अब अगर और भी टॉपिक जो बचा है वो बता देना, खंड काव्य का अलग से वीडियो आ जाएगा। बस तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक जरूर करना। अगर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, अगर आपको हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।